प्रूव दैट डिटरमिनेंट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल टू ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्रूव करना है आपको। थोड़ा सा माइंड लगाइए, आप क्या करेंगे। सर क्या बोला, क्या करना है? इसको प्रूव करना है बेटा, लिखा हुआ है आपके सामने, प्रूव दैट इज डिटरमिनेंट को इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन लोग, एलएचएस ले लेंगे। बोलो बच्चों। एलएचएस ले लेंगे यहां से, तो क्या होगा इसमें। अब देखो एलएचएस में, अब इसी में एक स्टेप क्या अपन लोग क्या करें, कुछ ऐसा कुछ इस टाइप का दिख रहा है। आप ऐसा करिए, रो 1 से ए कॉमन ले लीजिए, रो 2 से बी कॉमन ले लीजिए, रो 3 से सी कॉमन ले लीजिए। ले सकते हैं क्या, बोलो। तो ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1, यहाँ पर 1 अपॉन ए, यहाँ पर 1 अपॉन ए। ओके बच्चों, यहाँ पर 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी, ये चीज आ गई। अब क्या करें, आपको कुछ होता दिख रहा है क्या, बोलो रिद्धि, क्या करें इसके आगे। सर R1 R2 R3 रो को ऐड कर दो, R1 में चेंज नहीं होगा। अच्छा, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं इसको, तो क्या आएगा बच्चों, यहां पर इसके आगे देखते हैं। ए बी सी तो ऑलरेडी है, 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये चीज आ गई। अब इसके बाद बेटा R2 R3 को एज इट इज रख देते हैं। इसका फायदा शायद अब आपको दिख रहा होगा, प्रथम दिख रहा है क्या। अब ये रो 1 से 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमन ले लेते हैं, ले लो कॉमन। ए बी सी सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, कॉमन जब ले लेंगे यहाँ से कितना आएगा अंदर 1 1 1 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी। अब क्या करेंगे, तो सर मेरा जो वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है सर? हाँ सुनाई दे रहा है मुझे। ओके सर। सर तो मेरा थोड़ा इश्यू हो गया था वॉइस का, तो चलो ठीक है, बोलोगे वापस से? हाँ तो बेटा अब यहाँ पर, अब इसके आगे क्या करेंगे, इतना तो आपको यहाँ तक आप इस स्टेप पर ले आए, अब इसके आगे क्या करेंगे डिटरमिनेंट, बोलो। C2 टेंस टू C2 माइनस C1। हाँ C2 टेंस टू C2 माइनस C1 कर दे, आ जाएगा क्या ए बी सी ब्रैकेट में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। अब यहाँ पर बेटा C2 टेंस टू C2 माइनस C1, मतलब ये C2 है अपनी रेंज और ये C1 है, तो C1 तो एज इट इज रखेंगे 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ऐसा ही है क्या कुछ, यस 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन सी। अब बेटा आप इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, बोलो बच्चों। इसके अकॉर्डिंग जब आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी सी है ऑलरेडी 1 प्लस 1 अपॉन ए, सॉरी
1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब इस जब एक्सपेंड करोगे तो 1 के करो। बेटा देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस ही आएगा तो 1 ब्रैकेट में इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/c माइनस 1/c। 1/c कैंसिल आउट हुआ, आपका फाइनल आंसर क्या आ गया ए बी सी सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1/c। यही आपका फाइनल आंसर हेंस प्रूफ। नोट कर लो बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? अब बेटा जितने भी डिटरमिनेंट प्रूफ दैट के हैं आपके एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा में, आपके मॉड्यूल में, डिटरमिनेंट जितने भी प्रूफ दैट के हैं आप उसका आपका वो सब कुछ होमवर्क है, ठीक है। किसी किसी में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पूछा जाएगा, किसी किसी में प्रूफ दैट का क्वेश्चन आएगा। जैसे है तो आप ऑपरेशन लगाइए रो और कॉलम में, देन आप डिटरमिनेंट को प्रूव करिए, ठीक है। नोट हो गया क्या बच्चों? नहीं सर, एक मिनट। तो बेटा अब अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पर तो पेजेस की कमी है, देन अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इफ x does not equal to y does not equal to z and एक डिटरमिनेंट 1 सॉरी 1 ना रख के यहाँ पर x करते हैं और अच्छा बनाते हैं इसको। x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब हाँ एक्स 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0। then find the value of x y z। इसको आपके पास 2 मिनट का टाइम, आप सॉल्व करिए। डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है वही लगेंगी, देन 1 मिनट का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। इसका ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी -2।
सर -1। हाँ सही है। कैसे देखते, मैंने आपको शायद प्रॉपर्टी पढ़ाई होगी, यदि किसी रो और किसी कॉलम में दो एलिमेंट मतलब ऐड है तो उनको अलग अलग डिटरमिनेट कर सकते हैं, पढ़ाया है कि नहीं, बोलो बच्चों। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 1 प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब मैंने आपको इसका भी डिटरमिनेंट लिखा रखा है, इसका भी डिटरमिनेंट लिखा रखा है, आप सॉल्व कर सकते हो। और इसके यहाँ पर एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 है, इक्वल टू इसके 0 भी है बच्चों। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, बोलो या कोई डाउट है? बोलो बच्चों। इसकी जगह मैंने शायद आपको बताया होगा, जब ऐसा कुछ है या तो आप ऐसा करो, और कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं, इसको आप ऐसे रहे तो इससे आप क्या करोगे, प्लस रो 1 से एक्स कॉमन ले लो, रो 2 से वाई कॉमन ले लो, एंड रो 3 से जेड कॉमन ले लो। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड डिटरमिनेंट किया जाएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। और एक यही चीज यदि आपस में इसको यहाँ पर कर दिया जाए, जब दो दो कॉलम का आपस में चेंजमेंट करते हैं तो चेंज नहीं होता, कोई साइन वगैरह भी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब बच्चों इसको आप कॉमन ले लो इन दोनों से, तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 की साइड चला जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू -। क्लियर हो क्या, बोलो बच्चों। Yes. ये शायद आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दिया होगा, शायद, मैंने देखा नहीं अभी आपका मॉड्यूल, मुझे मिला भी नहीं है, देन मुझे लगता है कि आपको मॉड्यूल में दिया होगा ऐसा क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, इसमें बोला गया इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और पॉजिटिव नंबर, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और पॉजिटिव नंबर, एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर है, नन ऑफ देम इज 1, मतलब एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू जेड डज नॉट इक्वल टू 1। बेटा एक्स वाई जेड 1 के इक्वल भी नहीं है, then the value of the following determinant is 1 log base xy log base xz log base yx 1 log y base z log z base x log z base y इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन -। करिए बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया भाई। एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर तभी लॉग डिफाइंड होगा, और एक्स वाई जेड कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बेस में एक्स और वाई और जेड होंगे ना, इसलिए। ठीक है बच्चों।
इसको आप होमवर्क में करना है, इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो मुझे लगता है इसको आप होमवर्क में डालिए, करके लाना जाना तब कल नहीं, हमारा लेक्चर जो है वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा फिर। बेटा सबको क्वेश्चन नोट कर लो, देन मैं दूसरा पेज ला रहा हूँ। क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया? अब बेटा अपन लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पहले टू डिटर्मिनेंट देखते हैं, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिटर्मिनेंट, मतलब सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट देखते हैं। यहाँ 2/2 लिख लो, मतलब 2 क्रॉस 2 का जब डिटरमिनेंट हो तब उसका मल्टीप्लाई देखेंगे, इसके बाद जब 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट हो तब उसका मल्टीप्लाई देखेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का हमने डिटरमिनेंट लिख लिया ABCD, यहाँ पर 1 2 3 4। बच्चों यहाँ पर अब देखो 2 क्रॉस 2 में रो 1 रो 2, यहाँ पर बेटा C1 एंड C2। अब बेटा जब देखो यहाँ पर आप A1 की जगह जब आप रखोगे, A1 की जगह क्या रखोगे, रो 1 मतलब ये पूरी रो AB, मतलब जो रो 1 मतलब R1 इंटू C1 करोगे। क्लियर हुआ? R1 इंटू C1 की करके आप कहाँ रखोगे, A11 की जगह रखोगे आप। ठीक है, अब देखो R1 इंटू C1 मतलब A क्रॉस 1, A इंटू 1 कितना हो जाएगा, A आगे हमने यहाँ पर लिख दिया, B क्रॉस 3 मतलब B इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3B आ जाएगा। आप A1 की जगह रखिए, A11 की जगह रखिए। अब इसके बाद बेटा क्या करोगे, जब A12 की जगह रखोगे, इसकी जगह आप रखोगे, तब क्या करोगे, R1 डॉट C2। समझ में आया बेटा, R1 डॉट C2 मतलब R1 का A इंटू 2, A इंटू 2 2A हो गया, B इंटू 4 4B हो गया। ओके, अब बेटा जब आप A21 की जगह रखोगे, इसके जगह A21 की जगह रखोगे, तब क्या करोगे, A21 की जगह कैसे करो, R2 इंटू C1, R2 इंटू C1 मतलब C इंटू 1 C, 3 इंटू D 3D, तो R2 इंटू C1। अब A22 की जगह जब रखोगे तो R2 इंटू C2, R2 क्या है, CD है, और C2 क्या है, 2 और 4 है। क्लियर बच्चों? सर वापस समझाओ ना। हाँ एक बार रिपीट करो। बेटा देखो जब यहाँ पर आपको देखो जैसे कोई डिटरमिनेंट 2/2 का होगा तो 2/2 की जगह आप A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। ये क्लियर कि नहीं, बोलो बच्चों, ये आपको क्लियर है कि नहीं इतना, A11 A12 मतलब A11 का मतलब क्या, रो 1 ऑन रो 1 एंड कॉलम 1, A12 का मतलब रो 1 एंड कॉलम 2, A21 का मतलब रो 2 कॉलम 1, A22 का मतलब रो 2 एंड कॉलम 2। तो बेटा जब यहां से जब दो डिटरमिनेंट हैं, ये और ये डिटरमिनेंट, जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे आप तब क्या होगा, R1 इंटू C1, A11 की जगह लिखोगे आप R1 इंटू C1, हमने यहाँ पर लिख भी रखा है R1 इंटू C1। अब R1 इंटू C1 मतलब जो R1 का फर्स्ट एलिमेंट है, C1 के फर्स्ट एलिमेंट मतलब 1 इंटू A करा दोगे, प्लस प्लस लगाओगे B इंटू 3 करा दोगे। क्लियर हुआ बच्चों? अब A11 की जगह आ गया। अब इसके बाद देखो, अब A12 की जगह जब लिखोगे तो R1 इंटू C2 करा दोगे यार, तो R1 क्या है, AB है, और C2 की जगह 2 4 है, तो 2 इंटू A कितना हो गया, 2A हो गया, B इंटू 4 क्या हो गया, 4B हो गया। अब क्या करेंगे, अब भाई A21 की जगह लिखते हैं, A21 की जगह क्या लिखोगे, R2 इंटू C1 लिखोगे, R2 क्या CD है और C1 क्या है, 1 3 है, तो बेटा C इंटू 1 कितना हो गया, C हो गया, 3 इंटू D कितना हो गया, 3D हो गया, प्लस 3D। ठीक है, प्लस लगाएंगे बीच में। ठीक है, अब इसके बाद बेटा क्या आएगा, R2 इंटू, अब A22 जगह लिखोगे, A22 जगह क्या लिखोगे, R2 इंटू C2 लिखोगे, तो R2 क्या आएगा बच्चों, CD है और
C2 क्या 2 4 है, तो 2 इंटू सी 2C हो गया, 4 इंटू डी 4D हो गया। हमने नीचे लिख भी रखा है A11। थोड़ा सा यदि आप गेस करो A11 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, R1 और C1। A12 का मतलब R1 और C2। A21 की जगह क्या लिखोगे, R2 और C1। एंड A22 की जगह क्या लिखोगे, R2 और C। ठीक है, क्लियर हो बच्चों। अब देन इसके बाद अपन जो एक एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। अब जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, अब एग्जाम्पल देखो क्या दिया, 2/2 का ही डिटरमिनेंट दिया हुआ है भाई। 2/2 का, अब देखो अब यहाँ पर आप ये A11 की जगह होगी, इसको लिख भी लेते हैं। तो R1 A1 की जगह करो, R1 इंटू C1 कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू -2 कितना आएगा, -4। 3 इंटू 2 कितना आएगा, +6। अब A12 की जगह क्या लिखोगे, R1 इंटू C2 करोगे, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2, प्लस 3 इंटू 0 कितना आएगा बेटा, 0। अब क्या करो, अब यहां पर क्या आएगा, A21 की जगह मतलब R2 इंटू C1, R2 इंटू C1 करोगे तो 4 इंटू -2 -8, प्लस 6 इंटू 2 कितना आएगा बच्चों, 12। अब इसी तरह R2 इंटू C2 कर दोगे, R2 C2 कितना आएगा, 4 इंटू 1 4, प्लस 6 इंटू 0 0। यही आपका आंसर है, सॉल्व कर लो आप। 2 2 सॉरी यहाँ पर आएगा -4, +4 आएगा। हाँ +4 वही यहाँ पर आएगा। क्लियर बच्चों, ऐसे ही आपका 2/2 पे जैसे भी डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन दिया जाए आप कर सकते हो। अब एक आप लोग ट्राई करो, टू 0 -1 1 मल्टीप्लाई 3 -1 2 0। आप आंसर फाइनली बताइए कितना है। करिए बच्चों, ऐसा तो नहीं किसी को डाउट हो, बोलो बेटा। सर 4। जो भी है बेटा, मुझे आंसर तो नहीं पता भाई, आपके सामने ही मैंने क्वेश्चन बना था, मुझे भी नहीं पता। 4 आएगा? आपने डिटरमिनेंट भी सॉल्व कर लिया क्या? यस सर 4 है। ठीक है, देखते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व करके। अच्छा डिटरमिनेंट सॉल्व कर, 2 R1 C1 कितना आएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 0, R1 C2 -2 प्लस 0, R2 C1 -3 प्लस 2, R2 C2 कितना आएगा, 1 प्लस 0। यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 6 -2 -1 1। यहाँ से फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, सही है बेटा। प्रथम जागृत जैनम, कोई डाउट है क्या तुम लोगों को? नो सर। पहले वाले का 0 आता था ना सर आंसर। जितना भी आया, इसका डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना मैंने कल का सिखाया, तो बच्चा बच्चा जानता है। 4 इंटू 2 8 -8 0 आएगा। लास्ट लेक्चर का मतलब आप लोग बचपन से जानते हैं, मेरे बोलने का तरीका जब मैं बचपन बोलूं तो मतलब आपको लास्ट लेक्चर है, इसके पहले मैंने कभी ना कभी पढ़ाया है ये चीज। अब बेटा ऐसे ही देखते हैं अपन लोग 3/3 का, नोट करना जिसको नोट कर लो, फिर देखते हैं 3/3 का। बेटा समझ में आ गया ना सबको? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसको कोई डाउट हो? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, या ऑलवेज यूज होगा आपका कहीं ना कहीं।
अब बेटा देखते हैं अपन 3x3 का डिटर्मिनेंट, देखते हैं भाई। ऐसे ही सेम 3x3 का भी होता है, मैंने लिख रखा है r1.c1 r1.c2, देखो यहाँ पर लिखा हुआ r1.c2, क्योंकि ये किसके इक्वल, इसमें जब एलिमेंट लिखे जाएंगे तो क्या लिखे जाएंगे यहाँ पर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 r1.c1 r1.c1 r2.c2 r1.c3। अब यहाँ पर लिखोगे जब a21 की जगह, देखो यहाँ पर 21, मतलब जो यहाँ पर 21 में मतलब तो रो पहला आएगा, ये तो आपको पता है ना, यहाँ पर इसको रो बोलते हैं और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये पता है कि नहीं, बोलो बच्चों। यस। यदि ये पता है तो बस आप ऐसे ही डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई 3/3 का भी करेंगे। एक क्वेश्चन दूं क्या आप लोगों को, चलिए नोट कर लीजिए आप। 2 1 0 -1 2 3 -3 0 -1 into 2 0 1 -1 2 0 2 0 इक्वल टू, सॉल्व करके बोलो बच्चों। देखते हैं अपन लोग, इसमें इसको मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, 4 -1 + 0 0 + 2 + 0 2 2 + 0 + 0 -2 -2 + 6 0 + 4 + -1 + 0 + 6 -6 + 0 -0 + 0 + 0 -3 + 0 equal to 3 2 2 2 -8 4 0 5 1। यही आ रहा है क्या सारे बच्चों का, बोलो बच्चों। यस। अब यहाँ पर आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड करोगे, 2 इसके इसको होता है -10 + 50 -2 आएगा, यहाँ पर +4 आएगा
इसको हटाए कितना आएगा, माइनस का 15 प्लस का 30 इंटू 2 माइनस का 60 1 इंटू 4 माइनस का 50। आ रहा है क्या सारे के बच्चों को माइनस का 50? बोलो बच्चों। रिद्धि कितना है आंसर? सर यही तो बोल दिया करो ना आप लोग। प्रथम जागृत आ गया आंसर। बोलो बच्चों आंसर आ गया कि नहीं? Yes, sir. अब बच्चों अपन देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा जो टॉपिक अब चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, डिटरमिनेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन। एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशन जिसमें एन अननोन x1 x2 x3 डैट 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 xn इन ऑफ द फॉर्म a11 x1 a12 x1 प्लस डैट डैट डैट, इसको हम डिटरमिनेंट में शो कर लिए थोड़ा सा, इक्वल टू b1 a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डैट 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 a2n xn इक्वल टू b2। ऐसे बेटा इसको हम थोड़ा सा डिटरमिनेंट में आपको दिख रहा होगा, इसको हमने शो कर लिया। अब क्या करते हैं यहाँ पर इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस देखते हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट का ये पार्ट बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज आप ये भूल गए प्रॉपर्टी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इफ b1, b2, b3 डैट डैट डैश bn ऑल आर ऑल जीरो, मतलब जो b1 b2 b3 bn ये सब जीरो हैं, देन द सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इफ एट लीस्ट वन bi इज नॉन जीरो। बेटा यहाँ पर बोला गया है b1 b2 b3 डैट डैट bn सभी यदि सभी जीरो हैं देन द सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस। इस सिस्टम को क्या बोला जाएगा? होमोजीनियस बोला जाएगा। यदि एट लीस्ट वन bi इज नॉन जीरो, मतलब जो bi का मतलब है b1 हो या b2 हो या bn हो, कोई भी i इक्वल टू यहाँ पर आप शो कर लो 1 2 3 डैट 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 n, आप ये शो कर लोगे तो यहाँ पर यदि कोई भी bi नॉन जीरो है देन इक्वेशन क्या हो जाएगा? पूरा नॉन होमोजीनियस। ठीक है, कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसा दे दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पर b1 b2 b3 केवल एक में नॉन जीरो जैसे हो गया और आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, बोथ आर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, नॉन ऑफ दी, जैसे कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको क्या लगाओगे? यदि bi कोई एक भी bi नॉन जीरो है तो आपका वो सिस्टम क्या हो जाएगा? पूरा नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। यदि b1 b2 b3 डैट डैट डैश bn ऑल ऑफ जीरो है देन सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस। ओके बच्चों, सर पता नहीं चला थोड़ा। हाँ सर, नहीं पता चला सर। बेटा आपको बहुत सारी, मतलब जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम मैं बना रहा हूँ, बहुत सारी इसमें लीनियर इक्वेशन है, जैसे उसमें वेरिएबल का है x1 x2 x3 डैट डैट डैश xn तक। ठीक है, अब उसमें a1 ये a11 a21 ये तो हम थोड़ा सा डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए हमने a11 a12 लिख रहे हैं, बट अदरवाइज ये आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में नहीं दिया, ऐसे कहीं पर दिया हुआ, कोई 2 इक्वेशन भी दे सकती है, कोई 3 इक्वेशन भी दे सकता है, उसमें पूछा जा सकता है।
तो यदि B1 B2 B3 जो इक्वल के हैं B1 B2 B3 डैट डैट डैश Bn, ये बेटा यदि जीरो के इक्वल हैं देन द सिस्टम इज होमोजीनियस। ये जो इक्वेशन जो हैं ये लाइंस हैं, जो भी लाइंस हैं उनको क्या बोलोगे, होमोजीनियस लाइन बोलोगे। सिस्टम का मीन्स उसमें लाइंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सिस्टम इज होमोजीनियस एंड B1 B2 B3 डैट डैट डैश Bn इज नॉट इक्वल टू जीरो, कोई एक भी नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, पूरा नॉन होमोजीनियस। क्लियर है? आपसे शायद 9th-10th में पढ़ाया जाता होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, या 11th में पढ़ाया गया, कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है जो मुझे लगता है। तो होमोजीनियस इक्वेशन आपको कुछ ऐसा ही बोला जाता है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू जीरो। शायद आप लोगों ने देखा हो कभी, नोट कर लो इतना। क्लियर हुआ प्रथम? सर ये वो B1 B2 B3 वाला वो नहीं हुआ सर, क्लियर बेटा इसको आपको देखना ही नहीं यार। पता है आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप लोग माइंड बहुत ज्यादा यूज कर लेते हो, और इतना यूज करने जो मैं बोल रहा हूँ ये सिस्टम का मीन्स यहाँ पर मैं जैसे 2 लाइन से आपको ऐसे दे दीजिए। अच्छा बताओ आप, इसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही ऑप्शन में आएंगे ax प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू जीरो, ये होमोजीनियस हो गया नॉन होमोजीनियस होगा, बोलो। ये पूरा सिस्टम होमोजीनियस होगा, बस खत्म। अब आपसे बोला जाए ax प्लस बी वाई सॉरी या a1x प्लस बी एक्स टू, ऐसे एक आपको बोला जाए, और यहाँ पे इक्वल टू डी जो है, डी की जगह जीरो की जगह नॉन जीरो कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस रहेगा। ऐसे इक्वेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। मैंने उसको डिटरमिनेंट लिखने के मतलब बहुत सारे n तक लिख लिया ना मैंने, वो आपको 2 या 3 दिया जाएगा हमेशा, ठीक है। हाँ सर, लेकिन वो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस पता चला, लेकिन उसको नीचे स्टेटमेंट में लिखा है ना, इफ B1 B2 B3 Bn आर ऑल जीरो, वो नहीं पता चला सर। बेटा B1 B2 ये है, B1 B2 B3 डैट डैश डैट डैश Bn, ये ऑल जीरो है, ऑल ऑफ जीरो। जब ये इक्वल टू जीरो होगा, ये जो इक्वेशन है आपकी दी है यदि इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, तब आपका होमोजीनियस होगा। यदि यहाँ पर कोई B1 B2 B3 डैट डैट Bn में कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है तो आपका जो इक्वेशन पूरी क्या पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। अब क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। नोट कर लो इसको। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए होंगे इस तरह के, आप जब सॉल्व करोगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा नहीं सर ने क्या बोला था। बस हाँ ये पॉइंट मत भूलना। अब बेटा आपसे यहाँ पर नॉन और होमोजीनियस तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब नॉन होमोजीनियस में भी कुछ चीजें होती हैं। अब देखो नॉन होमोजीनियस एक सिस्टम लेते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन टू अननोन। क्या बोला गया, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन टू अननोन्स। भाई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिख रहे हैं कि बोलो, दिख रही है ना बच्चों। यहाँ पर D1 D2 क्या है, नॉन जीरो है, यहाँ पर कोई C1 और C2 दिया हुआ है तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। तो A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। यहाँ पर कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमो दो इक्वेशन लिया है नॉन होमोजीनियस की। अब यहाँ पर इसमें भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं, देखो क्या क्या लगता है यहाँ पर। इफ पहला पॉइंट पढ़ो, ए ऑप्शन, इफ A1 B2 माइनस A2 B1 डज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको जैसे ये चीज दिया जाएगा इसके बाद आप सबसे पहला इसमें क्या करोगे, A1 B2 माइनस A2 B1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम। फिर आप यदि ये बेटा यदि जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है,
यदि ये आपका 0 के इक्वल नहीं है देन आप क्या, यदि ये मान लो 0 के इक्वल आ गया देन आपको आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। यदि ये 0 के इक्वल नहीं है तब आप क्या करोगे, एक्स और वाई फाइंड आउट करोगे। एक्स और वाई इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या तो जब ये a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब डेल इज डज नॉट इक्वल टू 0। शायद मैंने कल का लेक्चर अटेंड किए तो उनको मैंने बताया था डेल, ऐसे कोई दो इक्वेशन दिया, इसका डेल क्या आएगा, प्रथम क्या आएगा बोलो, प्रथम रिद्धि बेटा आप बोलो, इसका डेल क्या आएगा या डिटरमिनेंट क्या आएगा। रिद्धि आवाज नहीं आ रही क्या बेटा। Yes, sir. तो उसमें डेल क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखते थे डेल में कि नहीं बोलो, यहाँ पर क्या आ जाएगा a1 b1, यहाँ पर क्या आ जाएगा a2 b2, ये डेल हो गया। अब बेटा अब वही जो यहाँ पर बोला गया उसी को मैंने डेल के रूप में डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा हूं। इफ डेल डज नॉट इक्वल टू 0 द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, बस इसको आप, ये नया पॉइंट इसमें ऐड हो रहा है, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेंट एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। पहले आप जैसे दो इक्वेशन दी जाए, दो नॉन होमोजेनियस आपको इक्वेशन दी है, तो पहला स्टेप आप क्या करोगे, उसका डेल निकाल लोगे। डेल निकालने के बाद ये डेल डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, डेल डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, देन आप क्या करोगे, एक्स एंड वाई फाइंड आउट करोगे, ओके। और उसको क्या बोल दोगे यहाँ पर आपको, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेंट एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू क्या, एक्स कैसे निकालते थे लास्ट लेक्चर मैंने बताया, एक्स इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल कमा वाई इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल, ठीक है। डेल एक्स क्या लिखोगे रिद्धि बोलो बेटा, इस इक्वेशन का डेल एक्स क्या लिखोगे, ये जो दोनों इक्वेशन इनका डेल एक्स क्या लिखोगे बोलो बेटा। डेल एक्स मीन डीएक्स है, कैपिटल डीएक्स, जो आप लोग सोच रहे हो नहीं डेल, मैंने वहां पर भी शो किया था, डेल या डेल बोलो या कैपिटल डी बोलो। प्रथम तू बोल क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम डेल एक्स का क्या लिखोगे, जागृत बोलो बेटा तुम। A1 C2 B1 B2 यहाँ पर बेटा क्या लिखोगे, A1 A2 हटा देंगे एंड C1 C2 B1 B2, बेटा डेल एक्स हो गया, डेल वाई ऐसे ही निकाल लो, डेल वाई क्या आएगा बोलो जागृत, यहाँ पर A1 A2 एंड C1 C2, मतलब डेल वाई निकालना है तो वाई के जो कोफिशिएंट है उसकी जगह आपको C1 और C2 रख देते हैं, डेल एक्स निकालेंगे तो एक्स को कोफिशिएंट हटा के C1 और C2 रख देंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपको पहला पॉइंट तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, और इसके बाद आप इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू आएंगी तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है यार डेल इक्वल टू 0 आ जाए, इफ डेल इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ये दो इक्वेशन आपकी दे रखी हैं और उसमें डेल इक्वल टू 0 आ जाए, तब क्या करें, बट एट लीस्ट वन ऑफ द नंबर ऑफ डेल एक्स एंड डेल वाई, बट कोई एक नंबर डेल एक्स कॉमा डेल वाई इज नॉन जीरो, समझ में आया। आपको जैसे ही डेल निकालोगे तो डेल 0 आ रहा है, बट डेल एक्स और डेल वाई डेल निकालोगे तो क्या आएगा, डेल एक्स और डेल वाई इज नॉन जीरो, कोई एक डेल एक्स या डेल वाई नॉन जीरो आ रहा है, सर then- फिर तो समझाना नहीं पता चला। हाँ सर बहुत फास्ट हो रहा है इसमें। यस सर नहीं पता चल रहा। बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन तो पहले पहचानना आ गया कि नहीं बोलो, ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है कि नहीं, पहले ये चीज बताइए आप हमें, है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, बोलिए। ये दोनों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आपको दे रखी हैं, देन आप पहली चीज क्या करोगे, इसका पहला पॉइंट जो यहाँ पर बोला गया है आप पहले डेल निकाल लोगे,
फिर डेल एक्स निकाल लोगे, डेल वाई निकाल लोगे, इतना काम करके आप रख लोगे, ठीक है। फिर आपको जो इसमें पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपसे बोले जाएंगे, देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं अभी बाद में क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब आपको समझ में आएंगी चीजें। यहाँ पर यदि इफ डेल डज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेंट। यदि डेल डज नॉट इक्वल टू 0 आपका आ गया तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड डिटर्मिनेंट होगा। एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एक्स भी निकलेगा वहां पर और वाई भी निकलेगा। तो एक्स कैसे निकलेगा, डेल एक्स अपॉन डेल निकाल लेंगे, डेल वाई अपॉन डेल निकाल लेंगे वाई के लिए। और इसमें क्या हो जाएगा भाई, एक्स और वाई के कोई यूनिक वैल्यू ही आएंगी, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करेंगे, यदि मान लो बाई चांस यही नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का डेल निकालें और वो 0 के इक्वल आ गया, तो 0 के इक्वल आएगा तब क्या बोलोगे, बट यदि डेल एक्स और डेल वाई में कोई एक भी नॉन जीरो आ रहा है देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज इट हैज नो सॉल्यूशन। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हुआ, बोलो। यस। अब बेटा जब ये चीज आपको क्लियर हो गई है, अभी आप लोगों को ये चीज जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको ये सोच रहे होगे कि कैसे मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगी। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको देखना तुरंत, हाँ ये पॉइंट आपको, आपसे ये बोला जाएगा, दो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दे दी जाएगी, आपसे बोला जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई इफ द सॉल्यूशन इज यूनिक। केवल आपसे ये बोल दिया जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए सर ने क्या बताया था, डेल डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल एक्स और डेल वाई भी डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, या इसमें डेल एक्स और डेल वाई 0 हो भी सकता है, इसमें डेल एक्स और डेल वाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया, बट डेल डज नॉट इक्वल टू 0 ये नेसेसरी कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। आपसे केवल और केवल क्वेश्चन में ये बोल दिया जाएगा सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, या आप फिर तो बोल दिया जाएगा नो सॉल्यूशन के लिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, वहां पर आप क्या लिख दोगे, डेल इक्वल टू 0 कर दोगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपको नो सॉल्यूशन का आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो, अब थर्ड पॉइंट भी बोला गया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इसमें होगा, इफ डेल इक्वल टू 0 एंड डेल एक्स एंड डेल वाई बोथ आर 0 but at least one of the number a1 b1 a2 b2 is non zero। मतलब जो आपके जो कोफिशिएंट थे एक्स वाई जेड के, देखो यहाँ जो कोफिशिएंट थे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के a1 b1 a2 b2, यहाँ पर डेल भी 0 आ रहा है, डेल एक्स भी 0 और डेल वाई भी 0 है, बट एट लीस्ट कम से कम यदि कोई एक कोफिशिएंट भी नॉन जीरो है देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे एंड हेंस इट इज कंसिस्टेंट एंड इंडिटरमिनेट। ठीक है, वहां पर आप क्या लिख लोगे, यदि आपसे जैसे अब ऑप्शन में यही बोल दिया जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे आप, डेल एक्स डेल भी 0 करोगे, डेल एक्स भी 0 करोगे, डेल वाई भी 0 करोगे। ठीक है, अब आपसे वहां पर पूछा जाएगा लेमडा पी क्यू ऐसे कुछ उसमें दिया रहेगा, कोई ना कोई अननोन दिया रहेगा, आप उसको निकालना हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करो, नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आप आगे देखते हैं अपन। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको कहीं कहीं बुक में क्रैमर रूल भी बोलते हैं, आपके में भी एनसीईआरटी में शायद क्रैमर रूल नाम से सब सारा कुछ समझाया हो। क्या आप लोग शांति बता रहे, क्या अभी भी आपको समझ में नहीं आया क्या? अब बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला गया, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन्स। अभी तक 2 अननोन्स के बारे में जो जो चीजें पढ़ी है डिक्टो एज इट इज यहाँ पर 3 अननोन्स के लिए लागू होगी। पहले आप डेल ये है, डेल एक्स ये है, डेल वाई ये है एंड डेल एल जेड ये। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो होगा नहीं, डेल निकाल लोगे, डेल एक्स निकाल लोगे, डेल वाई निकाल लोगे, डेल जेड निकाल लोगे। अब इसके बाद इसमें बस वही पहला पॉइंट क्या बोलोगे,
if ai equal to bi equal to ci equal to 0, I equal to 1 2 3, and at least one is non-zero, and at least one is non-zero, मतलब सारे जीरो बट एक नॉन जीरो, मतलब मान लो A2 नॉन जीरो है, ठीक है, एक नॉन जीरो है, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. No solution, the equation or this case inconsistent. अब आपसे जो थर्ड पॉइंट बोला जाएगा, लेट del does not equal to 0, जब determinant does not equal to 0, in this case जब del does not equal to 0 होगा, तो जब टू वेरिएबल थे नॉन होमोजेनियस, टू वेरिएबल या टू अननोन्स इक्वेशन में क्या होता था, del does not equal to 0, in this case system of a unique solution. बिल्कुल सारी चीजें वही रहेंगी जो टू वेरिएबल्स में होती है या टू अननोन्स में होती है, यहाँ पर केवल 3 अननोन्स आ रहे हैं. del does not equal to 0, in this case system has unique solution. यूनिक सॉल्यूशन मींस एक्स वाई जेड की आप वैल्यू निकाल सकते हैं. तो क्या करोगे, एक्स इक्वल टू क्या लिख लोगे, डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या लिख लोगे, डेल जेड अपॉन जेड, सॉरी डेल जेड अपॉन डेल. अब इसके बाद ये पॉइंट हो गया. इस पॉइंट में किसी को डाउट है क्या, बोलो बच्चों. नो सर. अब इस पॉइंट चलो ऊपर वाला पॉइंट एक बार समझा दो ना बेटा. इसमें क्या बोला गया, इफ ए आई बी आई सी आई 0, मतलब केवल एंड एट लीस्ट वन इज नॉन जीरो, मतलब एक, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो भी है, तो देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. तो मैं मतलब ए बी सी सब में जीरो, केवल यदि एक, मतलब जो 3 इक्वेशन दी है, देखो यहाँ पर मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ इसको. यहाँ पर ये सारे ये मान लो केवल ये भर नॉन जीरो, ये मतलब जीरो नहीं है, ये सब कुछ इसमें जीरो है. ए बी सी डी के बारे में नहीं, अभी केवल इसमें ये नॉन जीरो है, वहां पर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन है. देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. क्लियर बच्चों. एंड केस इनकंसिस्टेंट. अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया, डेल इज डज नॉट इक्वल टू 0. जब डेल मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन इन केस ऑफ सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, वहां पर एक्स वाई जेड आप निकाल सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल से, डेल वाई अपॉन डेल से, डेल जेड अपॉन डेल से. यहाँ भी सेम चीज, हमें डेल एक्स और डेल वाई और डेल जेड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी. वो जीरो भी हो सकता है, वो नॉन जीरो भी हो सकता है. ठीक है बच्चों. अब पॉइंट नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, if del equal to 0, del x does not equal to 0, does not equal to मतलब 0 को equal to del x भी नहीं है, del y भी नहीं, and del z भी नहीं. तब क्या इसमें क्या लिखा जाए, the system has no solution. आपको दिख भी रहा होगा, the system has no solution. यदि del ही 0 हो जाएगा तो यहाँ पर इनफाइनाइट मतलब एक्स वाई की मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. del x से del y क्या है, वो नॉन जीरो, क्या नॉन जीरो है. ठीक है, यहाँ पर वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, इफ del इक्वल टू 0 है एंड del x del y del z नॉन जीरो है, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. ओके. So the
इक्वेशन आर inconsistent. अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट भी इसमें बोला जाएगा, इफ डेल इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू डेल जेड, तो सभी 0 हैं, एंड वही जो टू में बोला, एंड एट लीस्ट वन ऑफ द कोफैक्टर, मतलब वन ऑफ द कोफैक्टर ऑफ डेल is non-zero. Then the system of क्या आएगा? Then the system will have. Then the system will have an infinite number of solutions. An infinite इसमें क्या बोला गया? आज से डेल भी 0 होगा, डेल एक्स भी 0 होगा, डेल वाई भी 0 होगा, डेल जेड भी 0 होगा। यदि कम से कम या कोई भी कोफैक्टर नॉन जीरो आ रहा है, देन वहां पर सिस्टम विल हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नोट कर लो। स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ाया गया होगा कॉन्करेंट लाइंस, पढ़ाया गया है क्या? ये कॉन्करेंट लाइन ऐसा कुछ पढ़ाया गया होगा सर। ये लास्ट वाले में वो रिपीट करो तो। बेटा यहाँ पर जब डेल भी 0 हो, डेल एक्स भी 0, डेल वाई भी 0, डेल जेड भी 0, एंड एट लीस्ट वन ऑफ द कोफैक्टर मतलब जैसे आप यदि a11 का है, a11 का कोफैक्टर क्या आता था बोलो? a11 का कोफैक्टर -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1। ये कोफैक्टर, यदि एक कोफैक्टर नॉन जीरो, एटलीस्ट यदि एक भी कोफैक्टर नॉन जीरो, तो वहां पर क्या आएगा? तो सिस्टम विल हैव एन इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, सर तो ऊपर वाले में भी नो सॉल्यूशन नहीं है ना सर? यहाँ पर नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। बेटा ये क्वेश्चन करने में पता है, जब सब्जेक्टिव आता था आईआईटी तब 10-15 मिनट लगता था क्वेश्चन करने में, समझ रहे हो? जानते हो कैसे पूछा जाता था? आपको जैसे ये नहीं इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसे आपको इक्वेशन दे दिया जाता था, पूरा सॉल्व करो। पहले क्या निकालोगे? पहले ये चीज देखते थे, पहला पॉइंट क्या है? ai bi डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो नहीं है, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या देखते थे? सेकंड पॉइंट, डेल डज नॉट इक्वल टू 0, पहले फिर डेल निकालते थे। यदि डेल डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तब क्या करते थे? डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड निकालते थे। तो फिर क्या लिखते थे? यदि डेल डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो यहाँ पर इन दिस केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन लिखते थे। फिर आपको एक्स और वाई और जेड की वैल्यू पूछते थे। ठीक है, जब सब्जेक्टिव होता था पेपर ऐसे आता था, तब 10 मिनट एक क्वेश्चन में सॉल्व करने में लगता था। तो सर आप एग्जांपल के साथ एक करवाओ ना पूरा। अभी बेटा मैं 2 से 3 का बहुत एग्जांपल दूंगा यार इसमें, पहले थ्योरी तो लिख लो आप लोग, जब एग्जांपल। लेकिन सर लेकिन क्या होगा फिर? अब दूसरी थियरी तो सारे मिक्स हो जाएगा ना एग्जांपल जब करवाओगे। मैं बेटा करवा रहा हूँ और मैं अपने ढंग से करवाऊंगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं समझ आया। क्वेश्चन की तो टेंशन ही मत लिया करो आप लोग यार कभी भी। कॉन्ग्रुएंट लाइन पता है क्या आपको? कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होता है बोलो? लिख लो, एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ाया गया होगा। कॉन्ग्रुएंट लाइंस या कॉन्ग्रुएंट लाइंस, 2 वेरिएबल्स, यहाँ पर क्या होगा? टू वेरिएबल्स 3 इक्वेशन। अभी इसके में ये जो सब कुछ मैंने पढ़ाया है ना, जितनी राम कथा मैंने
किया है, ये अभी इसका समरी में मैं लिखा दूंगा आपको। मतलब क्या, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर समरी आपको लिखा दूंगा। कन्ग्रुएंट लाइंस, टू वेरिएबल्स, थ्री इक्वेशन। मान लो कैसे आएगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, a3x प्लस b3y इक्वल टू c3। यदि आपको ऐसी कुछ लाइनें दी हैं, आपसे बोल दिया जाए कॉन्ग्रेंट लाइन्स है, क्या होता था, इनका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो की तरफ, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, नोट कर लो इस पॉइंट को भी, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये स्टेट लाइन में आपको कभी कभी पूछा जाएगा। आप देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन। आपसे बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इक्वेशन, इक्वेशन दिया होगा आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 7x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन आपकी दी होगी 4x माइनस 6y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये चीज आपसे दी गई। अब आपसे जब ये चीज दे रखी है, आपसे क्या बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, आर कंसिस्टेंट भी बोला गया है। पहले इसमें नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करो भाई, लेमडा की वैल्यू निकालो जब नो सॉल्यूशन हो। बोलो, नो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या पढ़ाया था, अब याद करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द इक्वेशन दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन। बोलो रिद्धि बोलो बेटा, नो सॉल्यूशन के लिए मैंने कौन सी कंडीशन लगाई थी, बोलो। del equals to 0. बस डेल इक्वल टू जीरो आपको लगा देना है। नो सॉल्यूशन आपसे जैसे ही बोला जाए तो डेल इक्वल टू जीरो लगाना है। अब डेल इक्वल टू जीरो निकाल लो आप लोग, करो। यहाँ पर इक्वल टू मेट दिया हुआ है, ये भी याद रखना। यहाँ पर ए एक्स वाई प्लस बी एक्स, कुछ देखना आप लोग, यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 3 माइनस 8, इसको आप इस साइड ले आइए, 7 माइनस 5 3 4 माइनस 6 लेमडा इक्वल टू 0। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना, तो जस्ट रिवर्स कर दिया गया पैटर्न। पहले क्या होता था कि पहले आपको सब कुछ निकालना पड़ता था, फिर आपको नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये सब बताना पड़ता था। अब तो आपसे पहले बोल दिया जाएगा नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल इक्वल टू 0 कर दो यार। लेमडा वैल्यू निकाल लो बच्चों, क्या आएगा,
लेमडा कितना आएगा यहाँ से? वन मिनट सर। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। एट आता है सर। 8 आ रहा है? क्लियर है ना? सही निकाला है ना? गलती तो नहीं है? ठीक है, यदि आपने निकाला है तो सही होगा। लेमडा इक्वल टू 8। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब पता चला सर, आप लोग पूरा प्रोग्राम पढ़ा के ना ऊपर, वो इजी है वैसा। मैंने बोला है ना, मैंने बेटा आपको पहले ही बता दिया हूं कि पूरा आप लोग क्या है ना कि आप लोग पहले देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी क्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना बेटा, क्योंकि इसमें दो वैल्यू के बारे में बोला गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बोला गया है? 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल टू 8। इसमें थ्री इक्वेशन, 3 अननोन्स वाला है बेटा। x प्लस 2y प्लस क्यू जेड इक्वल टू 5। अब यहाँ पर x प्लस y कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4। तो पहले तो आप जो d1 d2 d3 आप इस साइड ले आइए पूरा। पहली चीज तो आप ये कर लीजिए, इसको क्या आएगा? 2x प्लस पी वाई प्लस 6z, और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 8 आ जाएगा। उसको कर लोगे आप, एक साइड करोगे तो आसानी होगी। -8 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? x प्लस 2y प्लस क्यू जेड -5 इक्वल टू 0। सर वो कुछ दिया नहीं है, क्या है? नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट अभी मैं दे रहा हूँ, अभी क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। मैंने पहले ये किया, अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद आपको पहला आपसे बोला गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए पी और क्यू की वैल्यू बताओ। बस मैंने जो बोला था ना, तीनों चीजें यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोलो बच्चों। फिर सेकंड बोला जाएगा आपसे, क्या बोल दो? नो सॉल्यूशन के लिए। फिर थर्ड बोलो बेटा, क्या बोला था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आपसे बोला जाए, आप कंफ्यूज मत करना। मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख देता हूँ, क्योंकि कभी आपको बुक में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी दिया। तो कैसे करेंगे बेटा? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? प्रथम बोलो, मैंने कोई कंडीशन लिखाई होगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए, क्या होता है? ये सर x इक्वल सर डेल्टा x, अरे मतलब पहले dx by पहले dt। डेल इक्वल टू डेल डज नॉट इक्वल टू 0 होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। पहला स्टार्टिंग से बोला करो। यही लिखा है कि नहीं? बोलो। ओके सर, हाँ हाँ यही है सर, डेल क्लियर डज है? नॉट इक्वल 0। तो अब डेल डज नॉट इक्वल टू 0, तो पहले डेल तो निकाल लें यार हम। डेल निकालो, इसमें क्या आएगा? 2p6 1 1 2q। यही तो डेल होता है ना, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, एंड 1 1 3 इज डज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, और p और q को देखना फैक्टराइज में करो, ऐसा कुछ सॉल्व करो इसको। p और q को फैक्टराइज में आएगा थोड़ा सर सा। तो फिर वो 8 5 और वो 4 का क्या करना है सर? कहाँ है इसमें? उसको अभी मैं करूंगा यार, पहले डेल तो निकालो। एक एक चीज तो करो पहले। एक क्वेश्चन मेरे आका समझ लो।
इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, इसका डेल कुछ इस तरीके से निकालो, नहीं आप लोग तो रहता फैला दोगे जो मुझे लगता है। इसमें आप कोई ऑपरेशन कर लो, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 कर लो, C3 टेंस टू C3 माइनस C1 कर लो, जल्दी हो जाएगा। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3C1 कर लो, C3 माइनस 3C1। देखो कुछ आ रहा है क्या, यहाँ से आएगा 2 1 1, ये तो एज इट इज रहेगा। C2 माइनस C1, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 मतलब P माइनस 2 1 0, यही आएगा क्या। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, C3 माइनस 3C1, C3 माइनस 3C1 मतलब यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर Q माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है ना। 3 इंटू 3C1 मतलब 3 इंटू 1। सारे बच्चों क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। प्रथम क्लियर है ना, ये मैंने क्या किया यहाँ पर। अरे यार C2 टेंस टू क्या बोला, C2 माइनस C1, C2 की जगह आप क्या लिखोगे, C2 माइनस C1 मतलब C2 माइनस C1 कर दोगे तो P माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब क्या बोला गया है, C3 टेंस टू C3 तो रहेगा माइनस 3C1 मतलब 3 इंटू C1 करो तो 6 माइनस 2 इंटू 3 कितना आया 0 मतलब 6 माइनस 6 0, Q माइनस 3 माइनस 3 0, तो अब यहाँ पर कितना आएगा आंसर। अब आप एक्सपेंड कर दो यार तो डायरेक्ट। इंटू 3 वाली तो प्रॉपर्टी आपने उसमें तो नहीं था सर। अरे नहीं लिखा तो कर सकते भाई, कुछ भी करो आप, रो और कॉलम को जो ऑपरेशन लगाओगे ना, ऑपरेशन में आप कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं। समझ में आया। मतलब ऐसा कर सकते हैं कुछ भी कर सर। सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। अब तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट कर देनी इसका सर। तो डायरेक्ट अब आप इसके रिस्पेक्ट में डिटरमिनेट कर लो। मैंने ये प्रॉपर्टी क्यों लगाई, आप कुछ मत लगाइए, ऐसे भी करिए, आपको घर पे करना बैठ के होएगा। मैंने ये प्रॉपर्टी इसलिए लगाई, थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें टाइम भी देखना होता है यहाँ पर। Q माइनस 3 के अकॉर्डिंग करो तो क्या आएगा, अंदर क्या आएगा, इसको हटाया क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा P माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा P माइनस 2 एंड Q माइनस 3, यहाँ पर क्या होता था डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटरमिनेंट क्या डज नॉट इक्वल टू 0, ये डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कंडीशन आई P और Q में, मतलब P डज नॉट इक्वल टू 2 Q डज नॉट इक्वल टू 3, यही कंडीशन आई कि नहीं बोलो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए P और Q में क्या कंडीशन आई, P भी 0 नहीं होना चाहिए और Q भी 0 नहीं होना चाहिए, तो P और Q सॉरी P 2 नहीं होना चाहिए और Q 3 नहीं होना तो चाहिए। सर वो माइनस पी और 2 नहीं आएगा, माइनस माइनस पी प्लस 2 तो माइनस ए के यार साथ होगी ना सर। P माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0 करोगे तो P डज नॉट इक्वल टू 2 ही तो आएगा। अरे इसी नहीं तरह सर, आपने Q माइनस 3 वो डिटरमिनेंट किया ना, उसमें माइनस पी प्लस 2 आएगा ना। अच्छा यहाँ पर आपने बोला 0 और ये तो माइनस P प्लस 2 हो जाएगा, अरे तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस P प्लस 2 आ जाएगा, बात तो वही रहेगी, फिर माइनस कॉमन लेके इस तरफ भेज दो। नहीं समझे, आप बोल रहे हो यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस P माइनस 2, ये बोल रहे हो ना, ये आएगा अंदर। हाँ आने हाँ दो, हाँ, समझ गया सर क्या किया। तो इसमें क्या समझ हुआ गया। माइनस कॉमन लेके मैं डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि नहीं। यदि आपसे यूनिक, अब यार नो हो सॉल्यूशन के गया। लिए कर लोगे क्या आप लोग, बोलो बच्चों। Yes. नो सॉल्यूशन के लिए करो आप। अब नो सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लो अपना। नो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या कंडीशन लिखाई थी, डेल इक्वल्स टू 0। डेल इक्वल टू 0 करो तो करना है अपन को। नो सॉल्यूशन के लिए डेल इक्वल टू 0 भाई ठीक है, मान लेते हैं।
यदि हम थोड़ा सा स्मार्ट बने इसमें, हो जाए क्या थोड़ी देर के लिए स्मार्टनेस दिखाएं क्या अपनी, बोलो। डेल डेल इक्वल टू जीरो तो आप निकाल लो पहले। अरे यार डेल इक्वल टू जीरो को आप लोग निकालने बैठ गए हो, होगा ना। अरे भाई ये डेल इक्वल टू जीरो में क्या लिख दोगे, केवल पी और क्यू 3 के इक्वल, 3 और 2 के इक्वल आ जाएगा। डेल इक्वल टू जीरो होगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में डेल इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी सॉरी पी इक्वल टू 2 और q इक्वल्स 3 वो ही हो जाएगा। नॉट हाँ वही तो हमको लग रहा शायद आप प्रथम निकालने लगे होगे ना, तुम बैठ गए। हाँ सही बोला सर। वो मुझे पता है कि तुम निकालने लगोगे, तुरंत निकालोगे बैठ के, क्योंकि आपको ऊपर देखना है नहीं ना कहाँ पर कुछ हो रहा है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 2 आएगा, सॉरी q इक्वल टू 3, ये चीज आ जाएगा। अब देखो अब नो सॉल्यूशन के लिए इसके अलावा भी कोई कंडीशन मैंने पढ़ाई थी, बोलो। डेल इक्वल टू जीरो तो हो गया था, अब नो सॉल्यूशन के लिए और क्या पढ़ाया था, बोलो बेटा। आगे भी कुछ मैंने बताया होगा इसके। तो सर a1 b1 c1 इक्वल 0 वो वाला कुछ था सर। नो सॉल्यूशन के लिए मैंने ये भी बताया था, डेल इक्वल टू जीरो होगा बट डेल एक्स डज नॉट इक्वल टू डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब डेल एक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा, डेल वाई जीरो के इक्वल टू नहीं होगा, डेल जेड जीरो के इक्वल टू नहीं होगा, तब आप पी और क्यू के बारे में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो यदि डेल एक्स लिखे, हम थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। डेल एक्स लिखो, यहाँ पर क्या आएगा, डेल एक्स लिखो, प्रथम जल्दी बोल दो डेल एक्स। तो गलती हुआ ना तो सच में क्लास में रिमूव कर लेना तुरंत। डेल एक्स बताओ जल्दी से, ये है इस इक्वेशन से लिखना है डेल एक्स, या डेल जेड ही कर लो, जो भी समझ में आपको जो भी इजी लगे। डेल जेड करोगे, डेल जेड कर लो, यहाँ पर डेल जेड बोल दो। मतलब जेड का मतलब जेड वाले हटाओगे, d1 d2 क्या लिखोगे यहाँ पर, 2p माइनस p माइनस 8 1 2 माइनस 2 माइनस 5 1 1 2 माइनस 4, यहाँ पर 1 आएगा, हाँ 1 आएगा सर। हाँ 1 1 माइनस 4। यदि यहाँ पर p इक्वल टू 2, यदि यहाँ पर p इक्वल टू 2 ले लिया जाए, थोड़ी देर के लिए मानता हूं मैं 2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो ऊपर से क्या उस इस डिटरमिनेंट से 2 कॉमन आ जाएगा क्या, बोलो बोलो बच्चों। अरे यार p इक्वल टू यदि 2 लिख देंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ पर 2 कॉमन भी ले रहे हैं साथ में, तो 1 1 माइनस 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 2 माइनस 5, यहाँ पर कितना आएगा 1 1 माइनस 4। क्या दिख रहा है क्या कुछ, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, जीरो, मतलब 2 रो कॉमन आ गई तो जीरो हो गया। तो मत यार, नो सॉल्यूशन के लिए सर ने हमें बताया है कि डेल एक्स जीरो नहीं हो सकता, बट यहाँ तो यदि जैसे ही हमने p इक्वल टू 2 रख दिया तो क्या हो रहा है, डेल एक्स जीरो हो रहा है, डेल मतलब डेल एक्स माइनस डेल जेड जीरो हो रहा है, तो क्या p इक्वल टू 2 लेंगे क्या नो सॉल्यूशन में, बोलो बच्चों। नहीं लेंगे। अब q के लिए भी देख लो, ये चीज यहाँ से डेल जेड से ये चीज तो पता चल गई, p इक्वल टू 2 नहीं होगा, नो सॉल्यूशन के लिए p इक्वल टू 2 नहीं होगा। अब आप जो q किस में आएगा, आप ऐसा करो q के लिए क्या करोगे, डेल y ले लो यार, डेल y। रिद्धि बोलो बेटा, डेल y क्या लिखोगे यहाँ पर, जल्दी से बोलना। 2 1 1 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 4 6 q 3। अब यहाँ पर q के बारे में यहाँ से डेल y से पता चल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, बट देखते हैं। आप फिर वही चीज ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या आएगा डेल वाई से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 4 3, सर वही होता है, कॉमन आता है 1 माइनस 4 3। तो यहाँ भी ये भी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो क्या है आपको क्यू का, हमको लग रहा है कि डिटरमिनेंट में कोई इंटरफेरेंस आ नहीं रहा है, मतलब क्यू से क्या डिपेंड कर रहा है क्या, क्यू पे तो डिपेंड ही नहीं हमको लग रहा भाई, यहाँ पर क्यू कुछ भी हो, क्यू को कोई इंटरफेरेंस आ रहा है क्या, बोलो बेटा, बोल दो यार। क्या सर, पता नहीं चल रहा क्या कुछ। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, या क्या क्यू इसमें कोई इंटरफेरेंस डाल रहा है क्या, मतलब हमने डेल जेड भी निकाल लिया, उसमें भी देखो क्यू तो इन्वॉल्व ही नहीं था उसमें, बट पी इन्वॉल्व है उसमें। पी को डेल जेड यदि जीरो नहीं करना हमें, तो मतलब पी इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, ये तो हमें क्लियर हो गया। बट क्या क्यू का कोई रोल है क्या इसमें, बोलो। नहीं सर, क्यू का कुछ नहीं है।
डेल जेड भी एक बार डेल एक्स भी निकाल लो, शायद देख लो डेल एक्स भी निकाल के। डेल एक्स क्या आ रहा है, डेल एक्स निकालो, इक्वेशन कहाँ गई है? डेल एक्स क्या आएगा बोलो, आपके पास लिखी होगी ना इक्वेशन। चलो अच्छा आप नहीं लिखी तो क्या आएगा डेल एक्स 2, अरे डेल एक्स में क्या, अच्छा 2 ही तो हट जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा -8 -8 -5 -4। यहाँ पर कितना आएगा थोड़ा सा आप बताना। -8 कॉलम में बोल रहा हूँ, -8 -5 -4। इसके बाद सर डेल एक्स में भी क्यों इंटरफेयर नहीं करना? 6Q3। 6Q3। अब यहाँ पर हमको लग रहा है इसमें फिर p = 2 रख देगा तो शायद 0 हो जाएगा। बोलो तुरंत कॉमन आएगा ना, जैसे p = 2, तो मतलब p डज नॉट इक्वल टू ना 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये p कभी 0 नहीं हो सकता। बट यार q इसमें भी कोई रोल निभा रहा है क्या अपना भाई? हाँ सर। ना डेल जेड में, ना डेल वाई में, ना डेल एक्स में कोई जब रोल नहीं निभा रहा तो q के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, q कुछ भी हो सकता है। तो नो सॉल्यूशन के लिए आप केवल क्या लिख सकते हो बोलो, केवल और केवल हमें ये पता चल गया यहाँ से p डज नॉट इक्वल टू 2 होगा तभी नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? बोलो समझ में आया? u के बारे में जब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, या कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया होगा, q के आगे लिख दिया जाएगा डिड नॉट से, कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है। भाई यही लिख सकते हैं q के में क्या लिख सकते हैं, डिड नॉट से, मतलब कुछ भी हो सकता है। प्रथम क्लियर हुआ? बोलो मतलब Q डिड नॉट इन्वॉल्व वैसा कुछ लिख कर रखा है। अरे q इक्वल टू, ऑप्शन में आपको p डज नॉट इक्वल टू 2 आ गया, q इक्वल टू 3 भी दिया हुआ है, q इक्वल टू 4 भी दिया हुआ है, तो क्या होएगा p को केवल देखना, मैं q को 3 भी लिख सकते हैं 4 भी लिखो, कोई मतलब नहीं। जब q को कोई रोल ही नहीं है इसमें तो q हम कुछ भी हो सकता है। या हम ये भी डायरेक्टली लिख सकते हैं p q डिड नॉट से, q को हम कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। ठीक है, अब बेटा आप लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, प्रॉपर्टी बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के क्या होता है, प्रथम बोलो। क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन घर पे L = 0 होता है। क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल v 0 होगा, डेल एक्स भी 0 होगा, डेल y भी 0 होगा, डेल z भी 0 होगा, ऐसा है क्या कुछ बोलो? हाँ सर, सब कुछ 0। सब कुछ 0 होगा तो क्या लिख लोगे आप बोलो? यदि सब कुछ 0 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या सही लिख रहा हूँ कि गलत? तो यहाँ पर p = 2 और q = 3, यही होगा बस। बोलो Yes, हाँ sir. वही होगा सर। यही होगा भाई, क्योंकि यदि यहाँ पर p और q, p = 2 रख दो और q = 3 रख दो तो डेल तो 0 आ रहा है भाई, इसके बाद डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड ये सब कुछ 0 रहेगा। क्लियर है? अब बोलो इसके, अब आपको ऐसे कभी क्वेश्चन दिए जाएंगे तो क्या कर लोगे?